एक पाक फौज का जवान एसएसजी कमांडो एक बाजीगर की हंगामा खेज दास्तान। मुझे ये बात समझने में ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई थी कि नीलम बस मुझे वक्ती अय्याशी के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, वरना उसे ना तो मेरे मसाइब से गरज थी और ना मेरी रिहाई से दिलचस्पी। बस अपनी शहवत पूरी करने तक ही मेरा खैर खा रहना था। बाद में जल्लाद मेरे साथ क्या सलूक करते उसे गरज न होती। गिले शिकवों की बजाय मैं मतलब की बात पर आ गया कि वो मेरी महबूबा नहीं दुश्मन थी। मैंने कहा मुझे भूख लगी है। उसका मकसूद लज्जत का हुसूल था और मेरा रिहाई। लबों पर मधुर तबस्सुम उभरा, बोली जानती हूँ। मेरे गालों को दहकते होंठों से छूकर वो लहराते हुए कोने में धरे फ्रिज की तरफ बढ़ गई। उसकी वापसी मुख्तलिफ लवाजमात से भरी ट्रे के साथ हुई। मेरे हाथ हुनूज हथकड़ी में जकड़े थे। वो अपने हाथों से खिलाने लगी। उन लम्हों में लग रहा था कि मैं उसका लाडला महबूब हूँ जिसके नाज नखरे वो शौक से उठा रहे हैं। लगावट भरा अंदाज देखकर कोई यकीन ही न करता कि वो मेरी दुश्मन है। उसके खूबसूरत और दिलकश बदन के जलवे भी मेरे जज्बात पर बुरी तरह असरअंदाज हो रहे थे। अगर जान बचाने की फिक्र लाहक न होती तो मेरे बहकने का मुकम्मल सामान मौजूद था, मगर जब जान पर बनी हो तो नाजुक जज्बे काबू में रहते हैं और उस वक्त मुझे भी यही मरहला दरपेश था। मैं बड़ी रग़बत से अल्लाह पाक की मुख्तलिफ नेमतों से लुत्फानंदोज होता रहा। कैप्टन नीलम के मुलायम हाथों से इन नेमतों की लज्जत बढ़ गई थी। इतनी भूख लगी थी कि थोड़ी ही देर में ट्रे साफ हो गई। मैं जरूरत से ज्यादा ही ठूस चुका था। उसने लगावट भरे लहजे में पूछा, और लाऊं? मैंने नफी में सर हिलाया, शुक्रिया। ट्रे तपाई पर रख कर वो करीब खिसकी। मुझे मुलायम बाहों का हार पहनाते हुए वो जज्बात से बोझल आवाज में बोली, मुझे बहुत सा प्यार करो ना, उतनी ही रग़बत से जितनी खाने की ट्रे साफ करते हुए दिखाई है। अगर हाथ खुले होते तो नीलम और उसके मुहाफिजों पर काबू पाना मुश्किल न होता। मेरा ख्याल था कि अपना मतमा नजर पूरा करने को वो मेरे हाथ जरूर खोल देगी, मगर उसका अंदाज जाहिर कर रहा था कि वो ऐसा खतरा मोल लेने के हक में नहीं है। और जिस वारफ्तगी से वो लिपटी थी, मेरे जज्बात में भी हलचल मची थी। नरमो गुदाज बदन के इतने करीब होने के बाद किसी जवान का एहतराज बरतना उतना ही मुश्किल है जितना किसी नशई का नशे की मौजूदगी में खुद पर काबू पाना। लेकिन जब जिस्मानी तकाजे पूरे करने के बाद छितर खाने का अंदेशा हो तो अक्ल जज्बात पर गालिब रहती है। मुझे भी अय्याशी की बजाय जान छुड़ाने की कोशिश करना थी। अगर जल्द ही कोई तरकीब ना सोचता तो वक्त हाथों से सरक जाता और अगले दिन का तशद्दुद झेलना पड़ता। उसके बाद ये बदकार कैप्टन मुझे कुर्बत का मौका देती या नहीं, ये उसके मूड पर मुनहसिर था। मौका गवाना कोई अक्लमंदी ना होती और पाकिस्तानी कमांडो ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकता था। उसकी पेशकदमी के सामने बंद बांधते हुए मैंने ख्वाहिश जाहिर की, मुझे चाय पीना है। जज्बात से बोझल आवाज उभरी, थोड़ी देर बाद पी लेना। अपने होंठों को जरा सी छूट देते हुए मैं शाकी हुआ, क्या नहीं चाहती तुम्हारी तरह इन लम्हात से मैं भी लुत्फानंदोज हो सकूं? वो बमुश्किल अलहदा हुई, क्यों नहीं, अभी मंगवाती हूँ। ये कहकर वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। मैं सूरत से हाथों को सर से घुमाकर सामने ले आया कि उस पर काबू पाने को मेरे हाथों का सामने होना जरूरी था। हथकड़ी में जकड़े हाथों को यूं सर से घुमाकर सामने लाना काफी मुश्किल था। ऐसा हर कमांडो भी नहीं कर सकता। मैंने ये जिम्नास्टिक मशकों के दौरान सीखा था। नीलम ने दरवाजे पर जाकर मुहाफिज को चाय लाने का हुक्म दिया और दरवाजा बंद करके मस्ती में लहराते हुए वापस आई। जिन लम्हात को मनाने का वो एहतमाम किए हुए थी, ऐसी सूरत हाल में होशो खिरत को करीब फटकने की इजाजत नहीं होती। जज्बात अक्ल पर यूं काबिज होते हैं जैसे उकाब कमजोर चिड़िया को दबोचता है या बिल्ली चूहे को जकड़ती है। करीब पहुंचने पर अचानक ही उसकी निगाह मेरे हाथों पर पड़ी जो पुश्त की बजाय सामने नजर आ रहे थे। वो ठिठक कर रुक गई, मगर अब देर हो चुकी थी। नफ्स इंसान को तबाही के धाने पर लाकर बेजारो मददगार छोड़ देती है। नीलम को भी खतरे का एहसास हो गया था जिसका सद्देबाब उसके बस से बाहर था, मगर वो कोशिश करना तर्क नहीं कर सकती थी। उसका हाथ उन बुलंदियों की तरफ बढ़ा जिनके नशेब में वो चपटा सा पिस्तौल दफनाए रखती थी, मगर मैं एक बार मार खा चुका था और मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। उसके हाथ की हरकत के साथ मैंने उठते हुए टांग लहराई और इससे पहले के नाजुक हाथ पिस्तौल की मदद से आहनी बनते मेरा दायां पांव जचे तुले अंदाज में उसकी गर्दन से टकराया। दर्द भरी आह के साथ वो दबीज कालीन पर ढेर हो गई। मेरे पांव अब तक नंगे थे, तभी जचा तुला वार कर सका था। हाथ और पांव इंसान के महकूम होते हैं, मगर उनकी सलाहियतों में बहुत ज्यादा फर्क होता है।
पाँव की निस्बत हाथ बहुत ज्यादा बारीक बीनी और नफासत से काम करते हैं। मेरा मकसद उसे बेहोश करना था। मैं एहसान फरामोश नहीं था कि उसकी हमदर्दी और नरमी को भुला देता। गो उसका मतमे नजर कुछ और था, लेकिन किसी वजह से भी सही वो काम तो आई थी और मुझे उकूबत खाने से फरार का कोई रास्ता तो नजर आया था। मैंने बेझिझक उसके गिरबान में हाथ डालकर नशेब में छुपा चपटा सा पिस्तौल खींच लिया। गो ऐसी जगह जाने के बाद हाथ का बाहर आना दुश्वार होता है, लेकिन हालात ने मुझे बेहिस कर दिया था। उस वक्त पुरकशिश निस्वानी बदन किसी खुरदरे मर्द के जैसा लग रहा था। दबीज कालीन की वजह से उसके गिरने का शोर नहीं हुआ था। एक मुहाफिज को वो चाय लेने भेज चुकी थी और अकेले मुहाफिज पर हल्ला न बोलना हिमाकत होती जो मुझसे सरजद नहीं हो सकती थी। पिस्तौल नेफे में उड़स कर मैंने दरवाजा खोला। अकेला मुहाफिज ही खड़ा था और मुझे देखते ही चौंक पड़ा था। कैप्टन साहिबा बुला रही हैं, सादा लहजे में कहकर मैं पीछे हुआ। उसके तने आसाब ढीले पड़ गए थे। नीलम जिस जगह पड़ी थी वो दरवाजे से हटकर थी और अंदर आने से पहले उसे देखा नहीं जा सकता था। उसके दाखिले के साथ मैंने लात मार कर दरवाजा बंद कर दिया। नीलम का बिखरा वजूद भी उसे दिखाई दे गया था। वो बिदक उठा, मगर संभलने से पहले मेरा घुटना उसके पेट की खबर ले चुका था। दर्द भरी आह के साथ वो रुकू के बल झुका। मैंने हाथ बाहम मिलाकर कोहनियों को सीधा किया और दाईं कोहनी की एक भरपूर जरब उसकी कनपटी पर जड़ दी। वो मुंह के बल लंबा पड़ गया था। इस कार्रवाई में बमुश्किल चंद सेकंड लगे थे। मैंने मुहाफिज और नीलम को बारी बारी घसीट कर बेड की दूसरी तरफ पहुंचा दिया ताकि चाय लाने वाले मुहाफिज की नजर दाखिले के साथ ही उन पर न पड़े, और खुद क्लैशनकोफ को बैरल से पकड़कर दरवाजे के साथ दीवार से पीठ टेक कर खड़ा हो गया। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। थोड़ी देर बाद ही कदमों की चाप उभरी। हल्की सी दस्तक देकर उसने लम्हा भर तौक़ुफ़ किया और फिर बेतकल्लुफी से दरवाजा धकेलते हुए अंदर दाखिल हो गया। क्लैशनकोफ कंधे से लटका कर उसने ट्रे में चाय के बर्तन उठाए हुए थे। खाली कमरा देखकर वो ठिठक कर रुका, मगर मैंने उसे ज्यादा देर हैरान होने न दिया और हाथ घुमाकर क्लैशनकोफ के बट से उसके सर की सख्ती को जांचा। दर्द भरी कराह के साथ वो औंधे मुंह गिरा। चाय के बर्तन कालीन पर बिखर गए थे। क्लैशनकोफ कॉक करके मैंने नाल हथकड़ी की जंजीर से लगाई और हिफाजती लीवर को सिंगल फायर पर लगाकर पांव के अंगूठे से लबलबी दबा दी। जोरदार धमाके के साथ हथकड़ी दरमियान से टूट गई। अब कम से कम मैं अपने हाथों को इस्तेमाल कर सकता था। अलबत्ता हथकड़ी के हल्के मेरी कलाइयों में फंसे थे, उन्हें भी गोली से तोड़ा जा सकता था, मगर यूं हाथों के जख्मी या नाकारा होने का खदशा था जो मुझे किसी सूरत गवारा नहीं था। दोनों मुहाफिजों की तलाशी लेकर नकदी निकाली, एक के चमड़े की गर्म जैकेट उतार कर पहनी और जाने को तैयार हो गया। अचानक दौड़ते कदमों की आवाज सुनाई दी। मेरे अंदाजे में 2 आदमी थे। मैं दोबारा दीवार से पीठ जोड़कर खड़ा हो गया, मगर उन्होंने अंदर आने की बजाय दरवाजा खटखटा कर नीलम को आवाज दी, मैडम मैडम। वो बेचारी होश में होती तो जवाब देती। एक ने ख्याल जाहिर किया कमरा खाली लग रहा है। दूसरी आवाज ने उसका अंदाजा रद्द किया। 2-3 मिनट पहले तो फायर हुआ है। पहले ने कहा देख लेते हैं। उसने मोहतात अंदाज में धकेला। पट बे आवाज वाह होने लगा। उसी वक्त नजर चाय लाने वाले मुहाफिज पर पड़ी और मुझ पर अपनी हिमाकत आश्कार हुई। वो बिल्कुल दरवाजे के सामने पड़ा था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जो ही पट वाह हुआ, पहले की हरासा आवाज उभरी, गड़बड़ है। दूसरे ने हैरानी जाहिर की, क्या? पहले वाले ने उसे झिड़का, बेवकूफ, लाश नजर नहीं आ रही। दूसरे ने हकलाते हुए कहा, क्या? ये तो सुखदेव की लाश है। वो डरे हुए थे, न जाने अंदर आने में कितनी देर लगाते, जबकि मेरे पास जाया करने को मिनट तो क्या सेकंड भी मौजूद नहीं था। यह भी मुमकिन था कि वो मजीद अफराद को बुलाने की कोशिश करते। देर हो जाने की सूरत में खतरात में इजाफा होता जाता। इन्फेंट्री स्कूल में कोर्स के दौरान पढ़ा था, सोचो और कर दो, क्योंकि बेकार तज्जियों का नाकामी से गहरा रिश्ता है। मैंने हिफाजती लीवर को ब्रस्ट पर सेट किया और एकदम सामने आकर SMG की लबलबी दबा दी। दोनों चीखते हुए ढेर हो गए थे। क्लैशनकोफ और SMG एक ही हथियार के नाम हैं। फौज में उसे SMG या शॉर्ट मशीन गन कहते हैं, जबकि सिविल क्लैशनकोफ या मशीन गन कहते हैं। इसका असल नाम AK-47 असॉल्ट राइफल है। ये रूस के मिखाइल क्लैशनकोफ नामी साइंसदान की इजाद है। रूस के बाद चाइना ने बनाई और आजकल पाकिस्तान और इंडिया में भी बन रही है। हर मुल्क की बनाई हुई गन की साख्त और कारकर्दगी में थोड़ा बहुत फर्क है। उनके हथियारों के मैगजीन उतार कर जैकेट की जेब में डाले और सीधा भाग पड़ा। वो राहदारी का इख्तितामी कमरा था, इसलिए मुझे इंतखाब की जहमत नहीं उठाना पड़ी थी। मेरे पांव अब तक नंगे थे और इतना वक्त नहीं था कि बेहोश या मरने वालों के पांव से अपने लिए जूते मुंतखब कर सकता। राहदारी का इख्तिताम एक हॉल पर हुआ।
जहां 2-3 कमरों के दरवाजे थे और दरमियान से सीढ़ियां दूसरी मंजिल पर जा रही थीं। हॉल का दाखिली दरवाजा लकड़ी और शीशे का था। कमरों के बंद दरवाजे को देखते हुए मैं दाखिली दरवाजे के करीब हुआ और शीशे से बाहर झांका। सहन खाली पड़ा था, लेकिन इमारत के गेट पर एक मुसल्लह शख्स नजर आया। उसकी नजरें अंदरूनी इमारत की तरफ उठी। यकीनन फायरिंग की आवाज सुनकर वो भी शशोपंज में होगा। गोलियों के धमाके से लबलबी दबाने वाले की पहचान नहीं होती कि फायर करने वाला दोस्त है या दुश्मन। मैंने मशीन गन कंधे से लगाकर शिस्त साधी और ठोकर से दरवाजा खोलकर 2 मरतबा लबलबी दबा दी। 15-20 गज के फासले पर गोली खता होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सीने में छेद करके वो उछलकर दरवाजे से टकराया और बेबसी से एड़ियां रगड़ने लगा। मैंने नई मैगजीन चढ़ाई कि पहले मैगजीन से काफी गोलियां फायर कर चुका था और क्लैशनकोफ किसी भी वक्त धोखा दे सकती थी। चौकीदार को गिराकर मैंने लम्हा भर तौक़ुफ़ किया और चारों तरफ नजर घुमाता रहा, मगर कोई नया शिकार सामने न आया। अलबत्ता साथ वाले बंगले से लोगों के बोलने की आवाजें आ रही थी। गैराज में सुजुकी कार और सफेद रंग की डबल कैबिन नजर आ रही थी। मैं दौड़कर बंगले के गेट पर पहुंचा। चौकीदार की लाश को घसीटकर एक तरफ फेंका और गेट के दोनों पट खोल दिए। गली में झांकने पर 1-2 बंगलों से चौकीदार उस तरफ आते दिखाई दिए। सामना होने पर यकीनन उन्हें कत्ल करना पड़ता और मैं बेफायदा खून बहाने के हक में नहीं था, इसलिए सुर्रत से डबल कैबिन के करीब पहुंचा। बट मारकर खिड़की का शीशा तोड़ा और ड्राइविंग सीट संभाल ली। चाबी मौजूद नहीं थी, इसलिए इग्निशन की तारें तोड़कर गाड़ी स्टार्ट करना पड़ी। इसी असना में मोहतात अंदाज में चलता हुआ साथ वाले बंगले का चौकीदार गेट पर नमूदार हुआ, लेकिन मैंने क्लच दबाकर गियर लगाया और एक्सेलरेटर को दबाकर कार आगे बढ़ा दी। चौकीदार ने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया, लेकिन गाड़ी की रफ्तार में कमी न आते देखकर उछलकर एक जानिब हो गया। मैं रफ्तार में हल्की सी कमी करके गली में मुड़ा और तेज रफ्तारी से आगे बढ़ गया। समत के ताजुन का वक्त नहीं था, इसलिए जिधर मुंह आया गाड़ी भगाए गया। गली में जाबजा रोशनी का इंतजाम था। वो गरीबों की बस्ती या मुफलिसों का मोहल्ला नहीं था कि तारीकी को पर फैलाने की इजाजत होती। ऊंचे तबके के घर क्या, गलियां भी रोशन होती हैं। करीबी बंगलों के चौकीदार दाखिली दरवाजों पर खड़े नीलम के बंगले की तरफ मुतवज्जे थे, मगर डर उन्हें करीब जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। पराए फड्डे में टांग अड़ाने वाले खाल ही नजर आते हैं। गोलियों की टख टख के बाद मौके वारदात पर जाना यकीनन हिमाकत थी, और अहमक कहलाना किसे पसंद हो सकता है। मैंने पहला मोड़ आते ही वो गली छोड़ दी थी, दूसरी गली भी जल्द ही छोड़ दी थी। इन्हीं लम्हात में मुझे पुलिस गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए। ऊंचे तबके की हिफाजत को भारत की पुलिस भी कोशां रहती है, बिल्कुल वतन अजीज पाकिस्तान की तरह। तभी तो पुलिस ने इतनी जल्दी हरकत की। 2-3 मोड़ मुड़ने के बाद मैं सड़क पर जा निकला। रात काफी बीत चुकी थी। इक्का दुक्का गाड़ियां ही मुतहर्रक नजर आईं। सड़क पर आते ही मैंने रफ्तार कम कर ली थी। यकीनन थोड़ी देर तक खुफिया एजेंसियों और पुलिस ने मेरी तलाश में पूरे शहर की नाकाबंदी कर लेना थी। मुझे फिलफौर महफूज ठिकाना ढूंढना था, वरना ज्यादा देर उनकी दस्तरस से न बच पाता। मेरी ताजा तस्वीर उनके पास मौजूद थी, जो मेरी तलाश को बड़ी हद तक आसान कर देती। एक बार दिल किया कि उसी गाड़ी में शहर से निकल जाऊं, लेकिन फिर इरादा तर्क करना पड़ा कि इस हालत में सफर करना मुनासिब नहीं था। मेरी कलाइयों के हथकड़ी के हल्के अब तक मौजूद थे। किसी भी आम नाके पर पुलिस वालों की नजर इन कंगनों पर पड़ जाती तो आसमान से गिरे हुए को खजूर में अटकने से कोई नहीं बचा सकता था। यूं ही मेरे फरार की खबर होते ही एजेंसियां और पुलिस सबसे पहले शहर से बाहर निकलने वाले रास्तों की नाकाबंदी करते। गाड़ी की साख्त और नंबर भी वो पहली फुर्सत में पुलिस नाकों तक पहुंचाते। शहर छोड़ने का इरादा मुलतवी करके मैं बचाव की मुतबादिल तजावीज सोचने लगा। सोच के घोड़े गाड़ी की रफ्तार से कहीं तेज रफ्तारी से दौड़ रहे थे, लेकिन कोई वाज़े लाया अमल नहीं सूझ रहा था। सड़क के किनारे मुझे होटल भी नजर आए, लेकिन मेरा हुलिया किसी होटल में पनाह लेने वाला नहीं था। एक वीरान सड़क पर हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे राहगीर नजर आया, जिसका हाथ लिफ्ट मांगने को उठा हुआ था। मैं उसे नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ा, मगर फिर ख्याल आया कि छुपने का ठिकाना ढूंढे बगैर तो गुजारा मुमकिन नहीं था, और इसके लिए ज्यादा सोचने की बजाय पहले नजर आने वाले फर्द से इब्तिदा करना ही बेहतर रहता। ब्रेक दबाकर मैंने गाड़ी रोकी और रिवर्स गियर लगाकर राहगीर के करीब आ गया। क्लैशनकोफ को उसकी नजर से छुपाने को मैंने अपनी जानिब के दरवाजे के साथ खड़ा कर दिया। केबिन लाइट मैंने बुझा दी थी। वो सिख
था। बैठते ही उसने प्रणाम किया। मैंने जवाब देकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू की इब्तिदा की, कहाँ जाना है? वो मुख्तसरन बोला, अगले चौक तक। मैं लहजे में खुशगवारी समोते हुए बोला, जहाँ उतरना हो बता देना। उसका जवाब मजीद मुख्तसर हो गया, जी। अजीब कम गोश शख्स था। हालांकि सिख तो काफी बातूनी होते हैं। मैं मतलब की बात करने को मुनासिब अल्फाज तरतीब देने लगा कि वो मौका खोना मुनासिब न होता, लेकिन मेरे बोलने से पहले ही उसकी आवाज उभरी, यहीं रोक दें। मैंने गहरा सांस लेते हुए बेख्तियार ब्रेक दबा दी। एक लंबे फल का खंजर मेरी आंखों के सामने लहराते हुए वो करख्त अंदाज में बोला, मैं तो खैर चौक से भी आगे जाऊंगा, लेकिन तुम्हें उतारना है। मेरा कहकहा बुलंद हुआ, इसे कहते हैं चोर को मोर पड़ना। उसने खंजर की नोक मेरी गर्दन से लगाई, हंसने का नहीं, गाड़ी से उतरने का बोला है। मैंने बिजली की सी सूरत से उसकी कलाई पकड़ी और उंगलियों के मखसूस दबाव से उसकी कलाई पर जोर दिया। खंजर उसके हाथ से छूट गया था। मैंने दूसरे हाथ से खंजर उठा लिया। वो शिशदर और खौफजदा सा मुझे घूर रहा था। ऐसे सड़क छाप कराची में भी काफी पाए जाते हैं। कमजोर के लिए शेर और जोरावर के लिए गीदड़। ये भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं, बुज़दिल और जालिम। मैं ऐसे अफराद को माफ करने का कायल नहीं था और उस वक्त मुझे किसी ऐसे की ही तलाश थी। माफी चाहता हूँ, आप तो बड़े लोग हैं जनाब। उंगलियों के दबाव ही से उस पर मेरी फनकारी खुल गई थी और बजाय हाथापाई के उसने माफी मांगने में ही आफियत समझी। मैंने उसकी कलाई छोड़ दी, समझदार हो। कलाई मसलते हुए वो मिनमिनाया, शुक्रिया जनाब, मैं जा सकता हूँ। मैंने कहा, कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। उसका खंजर गोद में रखते हुए मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो हकलाया, यहीं उतरना था। मैंने तसल्ली दी, घबराओ मत, कुछ नहीं कहता। वो चापलूसी से बोला, हम छोटे लोग हैं सरकार, उस्तादों से डर तो लगता है ना। मैंने कहा, मैं यहाँ अनजान हूँ और ये गाड़ी चोरी की है, इसे ठिकाने लगाने में मदद कर सकते हो। वो बेयकीनी से बोला, आप मजाक कर रहे हैं। मैंने केबिन लाइट जलाकर हथकड़ी के दर्शन करवाए। पुलिस की हिरासत से भागा हुआ हूँ, इस गाड़ी को ज्यादा देर इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठिकाने न लगा पाया तो यूं ही छोड़ना पड़ेगा। वो बोलने लगा, मगर मैंने कता कलामी की, तुम्हें निस्फ हिस्सा मिलेगा और मेरे हिस्से का आधा भी तुम्हारा हुआ और मेरे लिए महफूज ठिकाना ढूंढना होगा। उसने सूरत से मंजूरी दी, ठीक है। खंजर उसकी जाने बढ़ाते हुए मैंने एतमाद की फजा कायम की, ये रखो। शुक्रिया कहते हुए उसने खंजर जेब में रखा। कमाल के कारखाने की तरफ चलो। मैंने उसे याद दिलाया, मैं यहाँ अजनबी हूँ। वो रास्ता बताने लगा। चंद मोड़ मुड़कर हम एक बड़ी सी इमारत के करीब पहुंच गए। इस दौरान हम तारुफ के फरीजे से सुबकदोश हो चुके थे। उसने उतरकर दाखिली दरवाजे की घंटी बजाई। जेली खिड़की खोलकर चौकीदार नमूदार हुआ। सत श्री अकाल सरदार जी, काफी अरसे बाद नजर आए। दलेर सिंह बोला, बुरे दिन चल रहे हैं यार, बड़ी मुश्किल से कुछ हाथ आया है। चौकीदार खिड़की की तरफ मुड़ा, गोया दरवाजा खोलना पड़ेगा। दलेर सिंह वापस गाड़ी में आ बैठा। दरवाजा खुलते ही मैंने डबल केबिन आगे बढ़ा दी। वसी सहन में मुझे रुकने का इशारा करके वो नीचे उतरने लगा। आप गाड़ी में रहें। मैंने कहा, अपनी चादर देते जाओ। चादर मेरे हवाले करके वो उतर गया। मैंने क्लैशनकोफ कंधे में डालकर ऊपर चादर ओढ़ ली। थोड़ी देर बाद दलेर सिंह खुर्रान शक्ल के एक उधेड़ उम्र शख्स के हमरा नमूदार हुआ। वो कारखाने का मालिक कमाल खान था। मुझ पर सरसरी नजर डालकर वो टॉर्च जलाकर गाड़ी का जायजा लेने लगा। मैं नीचे उतर गया था। टायरों पर हाथ फेर कर उसने बोनट खोल कर झांका। दरवाजों के कुफल और शीशे देखे। सीटों का मुआयना किया। 10-15 मिनट लगाने के बाद वो दलेर सिंह को मुखातिब हुआ, मांगो। दलेर सिंह ने मुझसे मशवरे की जरूरत महसूस नहीं की थी। बोला, 1.5 लाख। कमाल ने नफी में सर हिलाया, 1 लाख काफी रहेंगे। दलेर सिंह मुसिर हुआ, खटारा माल नहीं है कमाल भाई। कमाल ने मुंह बनाया, चोरी का तो है। दलेर सिंह जरा नीचे आया, 1.40 कर लो। वो बोला, 1.10 से ज्यादा नहीं दे सकता। वो मोल तोल पर शुरू हो गए। आखिर में 1,20,000 पर सौदा हो गया। कमाल रकम ले आया जो गिने बगैर दलेर सिंह ने जेब में डाल ली। उससे अलविदाई मुसाफा करके हम बाहर आ गए। अंधेरे की वजह से चौकीदार या कमाल खान मेरे नंगे पांव पर गौर नहीं कर सके थे। ये अपने पास रखो। बाहर आते ही दलेर सिंह ने रकम की गड्डी मेरे हवाले कर दी, जो मैंने जैकेट की अंदरूनी जेब में रख ली। बोला, अमीर भाई, आप किस जुर्म में गिरफ्तार हुए थे? मैंने जान छुड़ाई, लंबी कहानी है, फिर कभी सही। उसके होंठों पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई, शायद बताना नहीं चाहते। मैं फलसफियाना लहजे में बोला, ज्यादा जानना कभी कभी जानलेवा साबित होता है। उसने एहतजाज किया, डराओ तो नहीं यार। मैंने कहा, डरा नहीं, समझा रहा हूँ। उसने मौजू तब्दील किया, चलो जल्दी चलो ताकि सुबह होने से पहले ठिकाने पर पहुंच सकें। मैंने रफ्तार तेज कर दी, यूं कि मेरा साथ देने को उसे दौड़ना पड़ गया। वो मिनमिनाया, खान भाई इतना भी तेज नहीं कहा था, और मैंने हंसते हुए रफ्तार आहिस्ता कर दी। तंग और चौड़ी, रोशन और तारीक और टेढ़ी मेढ़ी और सीधी गलियों से गुजरते हुए आखिर एक छोटे से मकान के सामने पहुंच गए। मुख्तसर से सहन और एक ही कमरे पर मुश्तमिल ये एक छोटा सा मकान था।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।